मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिल्कुल मूवी की तरह होने वाली है वीडियो के एंड तक फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं 1600 से, जब दुनिया भर में राजा रूल करते थे और जनता की राजाओं के सामने कोई औकात नहीं थी। राजा जो कहते थे वो बेचारी जनता मान लेती थी। अब भैया जगह जगह राजाओं में आपस में कंपटीशन चला करता था कि किसके पास ज़्यादा लैंड है, किसका एम्पायर ज़्यादा बड़ा है। अब इस कंपटीशन में सारे राजा आगे रहना चाहते थे, इसीलिए वो आपस में लड़ते रहते थे लैंड के लिए, एम्पायर को बड़ा करने के लिए। ऑब्वियसली वॉर किस लिए होती है? एम्पायर को बड़ा करने के लिए होती है ना, कि भैया हम इस राजा को हरा देंगे तो इसका सारा एरिया हमारा हो जाएगा। उस टाइम हर तरफ सिर्फ वॉर ही वॉर चल रही थी। उस टाइम राजाओं का कहना था कि हमें ना भगवान ने चुना है लोगों पर हुकूमत करने के लिए, और लोगों का काम है कि पूरी तरह हमें सपोर्ट करें, क्योंकि भैया हम ना भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको सपोर्ट नहीं करोगे ना तो पाप पड़ेगा। तो तुम्हारा काम ये है कि तुम राजा की हर एक बात को मानो, कोई सवाल ना उठाओ। तो इस थ्योरी को कहा जाता था द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। इस थ्योरी को दुनिया भर में भोली भाली जनता मानती थी। अब 17वीं सेंचुरी में एक मोमेंट स्टार्ट हुआ जिसे कहा गया द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस मोमेंट में ना लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। लोग चीज़ों के बारे में सोचने लगे, चीज़ों पर सवाल उठाने लगे कि भैया राजा को किसने हक दिया है हम पर रूल करने का। हाँ, काफ़ी सारे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने लोगों के हक की बात करी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक इंग्लिश फिलोसोफर थे जॉन लॉक, जिन्होंने कहा कि हर एक इंसान के पास जीने का अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार और आज़ाद रहने का अधिकार होना ही चाहिए, और ये बेसिक राइट्स हैं हमारे। जिस राजा की राज में हमें ये अधिकार ना मिले तो उस राजा को हमें हटा देना चाहिए, उसे कोई हक नहीं है हम पर रूल करने का, अगर वो हमारे हक को नहीं दे रहा है, हमारे हकों को मार रहा है। फ्रेंच फिलोसोफर वॉल्टेयर ने कहा कि भैया हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमें बोलने का अधिकार चाहिए, हम अपनी मन की बातों को बोल सकें, हमारे ऊपर किसी का दबाव ना हो, हमें अपनी बातें रखने का पूरा हक होना चाहिए। फ्रेंच फिलोसोफर रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि भाई सरकार का सिलेक्शन ना जनता को करना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी का आइडिया है ना वो यहीं से आया है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा कि जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर एक ही इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए। रूसो का एक बहुत ही फेमस कोट है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेन्स। इंसान बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन वो सोसाइटी की, राजा की, धर्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो इसीलिए हर इंसान के पास लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए सब कुछ करने की, सिवाय किसी को नुकसान पहुंचाने की। ये सारी बातें फिलोसफर्स कर रहे थे, जिससे आम जनता पर ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। इतना ज़्यादा फर्क पड़ा कि इन बातों का असर हमें रिवॉल्यूशन के रूप में देखने को मिला। इन सारी बातों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एक तरह से नींव का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चर्च का मानना था कि सूरज धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन कॉपरनिकस और गैलीलियो जैसे एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब चर्च को आया गुस्सा कि तुमने चर्च की बातों पर कैसे सवाल उठाया, अब बंद रहो जेल में बंद कर दिया गया उनको। तो लोगों को अपनी बातें रखने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। अब ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन दिए। अब लोगों का दिमाग बहुत ही अच्छे से खुल चुका था, लोग चीज़ों पर सवाल उठाने लगे थे, लोग धार्मिक चीज़ों पर सवाल उठाने लगे थे। ऐसे में एक आइडिया निकल कर आया जिसे कहा गया डीइज्म। डीइज्म एक ऐसा आइडिया था, एक ऐसा बिलीफ था जिसमें लोगों का कहना था कि भगवान ने धरती को तो बनाया है, लेकिन वो हम इंसानों के मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। डीइज्म का आइडिया हर्बर्ट ने इंग्लैंड में शुरू किया था। तो ये सारा कुछ बैकग्राउंड था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दोस्तों, उस टाइम जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिन्हें कहा जाता था 3 स्टेट। सबसे ऊपर थे भैया धर्म गुरु, यानी कि क्लर्जी, बिशप्स एक्सेट्रा, जिन्हें फर्स्ट स्टेट कहा जाता था। इनकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख थी, इनके पास फ्रांस की लगभग 10% लैंड थी। फिर सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटीज़, यानी कि रॉयल फैमिलीज़, ऊंचे घराने की फैमिलीज़। इनकी आबादी लगभग 4 लाख थी और इनके पास 25% लैंड थी फ्रांस की।
और थर्ड नंबर पे आते हैं थर्ड स्टेट में, यानी कि सबसे लोअर कैटेगरी में आते थे कॉमन पीपल, आम आदमी जिनका खून चूसा जा रहा था। थर्ड स्टेट में पीजेंट, लेबर्स और फार्मर्स आते थे और ये फ्रांस की 95% पॉपुलेशन को कवर करते थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट मिलकर सिर्फ 5% पॉपुलेशन को कवर करते थे और पूरा 95% आबादी थर्ड स्टेट वालों की थी। अब भैया ये फर्स्ट स्टेट वाले लोग थर्ड स्टेट से रिलीजियस टैक्स लेते थे, जिसको ताइथ टैक्स बोला जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, सेकेंड स्टेट वाले भी थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे, डायरेक्ट लैंड टैक्स। तो दो टैक्स देने पड़ते थे थर्ड स्टेट वालों को। अब गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि ऊपर के 2 स्टेट्स को कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, बस मज़े से टैक्स लेते थे और खाते पीते मज़े करते थे। बहुत लेविश लाइफ जीते थे, बिल्कुल ऐशो आराम था। मतलब यूँ समझ लो कि ये ऊपर के 2 स्टेट्स नीचे वालों का खून चूसते थे। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा था, तो काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग निकल कर आ रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक नया मिडिल क्लास निकल कर सामने आया, जिन्हें बुर्जुआसी कहा गया। दोस्तों, फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी के राजा लगभग 200 साल से रूल कर रहे थे। लुई 14 ने 1643 से 1750 तक फ्रांस पर रूल किया। ये बहुत ही पावरफुल किंग थे। इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध लड़े और जीते। अब भैया काफ़ी सारे वॉर्स लड़े इन्होंने, तो वॉर फ्री में तो होता नहीं था, अच्छे खासे पैसे लगते थे मिलिट्री में, हथियारों में। इन्होंने इतने वॉर्स लड़ लिए कि फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया, दूसरों से पैसे लेकर वॉर्स लड़ोगे तो क्या होगा। अब फ्रांस पर बहुत ज़्यादा कर्जा था। फिर इनके बेटे लुई 15 किंग बनते हैं, जिन्होंने 1715 से 1774 तक फ्रांस पर रूल किया। ये अच्छे किंग नहीं थे, सबकी बस की बात थोड़ी ना होती है। इन्होंने 7 ईयर वॉर लड़ी। ये 7 ईयर वॉर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुई थी। इस वॉर में फ्रांस की हार हुई। आप समझ रहे हैं, 7 साल वॉर चली, कितना पैसा लगा होगा उसमें। इस 7 ईयर वॉर के बाद फ्रांस और भी ज़्यादा कर्जे में डूब गया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग लुई 16, जिन्होंने 1774 से 1792 तक रूल किया। ये बहुत ही वीक किंग थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के किंग यही थे। लुई 16 की शादी ऑस्ट्रिया के होली रोमन एम्परर फ्रांसिस फर्स्ट की बेटी मैरी एंटोनेट से हुई थी। मैरी एंटोनेट इतनी फिजूल खर्च औरत थी कि क्या कहना। ये अपनी अय्याशियों के लिए इतना ज़्यादा फिजूल खर्च करती थी कि आज के ज़माने में भी कोई नहीं करता होगा। कहा जाता है कि हर साल ये 300 ड्रेसेस बनवाती थी। समझ रहे हो, एक ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव होती है और ये 300 ड्रेस बनवाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महंगे महंगे परफ्यूम्स भी बनवाती थी और एकदम लाविश लाइफ जीती थी। और हाँ, जब भी ये अपने हस्बैंड लुई 16 को कोई भी एडवाइस देती थी तो वो एडवाइस बहुत ही बेकार निकलती थी। लुई 16 जब फ्रांस के किंग बने थे तो फ्रांस की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर थी। फ्रांस की पॉपुलेशन लगभग 30% बढ़ चुकी थी। अब 1775 में फ्रांस की हालत ऐसी हो गई थी कि वहाँ पर भूखमरी होने लगी थी। फ्रांस पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, कर्जे में डूब गया था और जो कर्जे का इंटरेस्ट रेट था वो इतना ज़्यादा था कि कोई हद नहीं है। अनाज की बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी। अनाज के लिए एक अलग से पुलिस थी, जिसे ग्रेन पुलिस कहते थे, जो आम आदमी को, किसान को ग्रेन इकट्ठा करने नहीं देती थी। अरे तुम ग्रेन इकट्ठा कर लोगे तो राजा रानी क्या खाएंगे। मतलब फसल उगाए किसान और रोटी खाए राजा। फिर लुई 16 के एक नए फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, रॉबर्ट जैक टुर्गो। 1774 में टुर्गो एक फार्म लॉज लेकर आए, जिसमें उनका कहना था कि ग्रेन की पूरी जिम्मेदारी अब है हमारी और सरकार का अब ग्रेन के मामले से कोई भी लेना देना नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस फार्म लॉ से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब जो ग्रेन मर्चेंट्स से जो अनाज का व्यापार करते थे, उन्होंने बड़े अमाउंट में इलीगल तरीके से अनाज को इकट्ठा किया और बहुत ही महंगे दामों में अनाज को बेचने लगे। अनाज महंगे हो गए, भूखमरी होने लगी, लोग भूखे मरने लगे, दंगे होने लग गए, लोग आटे के लिए आपस में लड़ने लगे, जिसे कहा गया द फ्लोर वॉर। लेकिन क्या इस सब से राजा और खर्चीली रानी पर कोई असर पड़ा? ना, वो लोग तो मज़े से अपनी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी रहे थे और बेचारी जनता का हाल बेहाल था। तुर्गो का ये फार्म लॉज फेल हो गया, तो इस बुरी कंडीशन को सही करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुर्गो ने कहा कि अब नोबिलिटी और क्लर्जी पर भी टैक्स लगाना पड़ेगा, तभी फ्रांस की कंडीशन ठीक होगी। अब ये लोग भी टैक्स देंगे। अब सुझाव तो अच्छा था, लेकिन नोबिलिटी क्लर्जी क्या ऐसा होने देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसी बातें कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर, इसको हटाओ इस पोस्ट से। और 1776 में तुर्गो को फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया। अब भूखमरी तो हो ही रही थी, अब एकदम से खतरनाक सर्दियां आई 1778 की, और हद से ज़्यादा सर्दी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। क्या होगा अब जनता का भाई? आम आदमी को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। उनके प्यारों की भूख से तड़प तड़प के मौत हो रही थी, उनके सामने मौत हो रही थी। और ऐसे में आम आदमी के अंदर इतना गुस्सा आ चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था। ब्रिटेन और फ्रांस एक कट्टर दुश्मन थे।
ब्रिटेन की काफ़ी सारी कॉलोनीज थी, उन्हीं कॉलोनीज में से एक कॉलोनी अमेरिका भी थी, यानी कि अमेरिका पर ब्रिटेन की हुकूमत थी। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका आज़ादी चाहता था। अमेरिका में आज़ादी के लिए स्ट्रगल चल रहा था। अब लुई 16 ने क्या किया? लुई 16 ने अमेरिका की मदद करी ब्रिटेन से आज़ाद होने में। लुई 16 ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया अमेरिका को आज़ाद करवाने में। 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया। क्या लुई 16 का कोई फ़ायदा हुआ अमेरिका की हेल्प करके? हाँ, बस एक ही फ़ायदा हुआ, उन्होंने ब्रिटेन से बदला ले लिया अपनी हार का। ब्रिटेन के हाथ से एक कॉलोनी गई, ब्रिटेन को उन्होंने नीचा दिखा दिया। थोड़ी बहुत अमेरिका की तरफ से इज्जत मिल गई, लेकिन आम आदमी को जिल्लत मिली, जिल्लत। इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बदतर हो गई कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। 1778 से 1783 तक एक और वॉर हुई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। इस वॉर में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा। बस एक ही चीज़ अच्छी हुई इस वॉर में कि फ्रांस की जीत हुई। इस वॉर के बाद फ्रांस तो समझ लो बिल्कुल कंगाल हो गया, फकीर हो गया। 2 बिलियन लीवरा तक का कर्जा था फ्रांस के सर पर। दोस्तों, लीवरा वहाँ की करेंसी है। मतलब बस यही काम हो गया था इनका, लड़ो, कर्जा बढ़ाओ और हमारा आम आदमी का जीना दुश्वार कर दो। दोस्तों, लुई 14 ने पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया था जिसका नाम पैलेस ऑफ वर्साय था। तो लुई 16 इसी महल में रहते थे। बिल्कुल ऐशो आराम वाली जिंदगी थी। लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा था उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो इन लोगों ने अपना महल एक एकांत वाली जगह पर बनवाया था। तो फ्रांस की हालत तो वैसे ही बेकार हो चुकी थी, इकोनॉमिक कंडीशन की धज्जियां उड़ चुकी थी, और ऐसे में लुई 16 ने इस पैलेस की मेंटेनेंस में बहुत खर्चा किया। वहां की जनता बेचारी भूखी मर रही थी और ये महल को मेंटेन करवा रहे थे। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत महल था ये। लोगों में आग तो पहले से ही लगी हुई थी और इन सब चीज़ों ने आग में घी का काम किया और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जो कि हमें इस रेवोल्यूशन में देखने को मिला। अब एनलाइटनमेंट एज में जो फिलोसफर्स ने बातें कही थी उन्हें पढ़े लिखे लोग न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में पढ़ रहे थे, और जो इलिटरेट लोग थे वो इन फिलोसफर्स की बातों को सुनते थे। सैलों में लोग इकट्ठा होते थे। एजुकेटेड लोग फिलोसफर्स के आइडियाज़ को तेज तेज रीड करते थे और अनपढ़ लोग इन आइडियाज़ को सुनते थे। अब फ्रांस के लोग में बहुत ज़्यादा जोश आ चुका था। फ्रांस के लोगों ने अपना एक स्लोगन बना लिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लोगों ने कहा कि हम ये 3 चीज़ें लेकर ही रहेंगे। जनता गुस्से से पागल हो रही थी और लुई 16 डर से पागल हो रहे थे। लुई 16 को डर लग रहा था कि जनता इतने गुस्से में है, ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें शांत कराना ना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे लिए खतरा है। अब एक नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, चार्ल्स अलेक्जेंडर। उसने भी यही कहा कि फ्रांस की हालत सही करने के लिए हमें नोबिलिटी और क्लर्जी पर टैक्स लगाना पड़ेगा। अब ऐसा तो इन लोगों को होने नहीं देना था। इस फाइनेंस मिनिस्टर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। जाओ अब तुम दूसरा काम करो, आए थे हमारे ऊपर टैक्स लगाने। एक गवर्नमेंट बॉडी को बुलाया गया जिसका नाम था एस्टेट जनरल। ये एस्टेट जनरल किंग को सलाह देने का काम करती थी। अब दिलचस्प बात यह है कि इसे पिछले 175 सालों में नहीं बुलाया गया था। अब 175 साल बाद इस एस्टेट जनरल को बुलाया गया है और इसकी बुलाने की वजह फाइनेंस को सुधारना है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 लोग आए थे और थर्ड स्टेट से 600 लोग आए थे। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थर्ड स्टेट वालों की थी। इस एस्टेट जनरल को बुलाने का मेन मोटिव फाइनेंशियल इश्यूज़ को सुधारना था। एस्टेट जनरल में टोटल 3 वोट्स होते थे। फर्स्ट स्टेट के पास 1 वोट होता था, सेकेंड स्टेट के पास भी 1 वोट होता था और थर्ड स्टेट के पास भी 1 वोट होता था, यानी कि तीनों स्टेट्स के पास एक सिंगल वोट होते थे। अब एस्टेट जनरल में बुरी बात ये थी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट अगर किसी भी चीज़ पर मिलकर वोट दे देते थे तो इनकी ही मेजॉरिटी होती थी और इन्हीं के डिसीजन को फॉलो किया जाता था। तो अब थर्ड स्टेट ने किंग से डिमांड करी कि हम 600 लोग हैं तो हमारे सिंगल वोट को आप काउंट करो, लेकिन राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब थर्ड स्टेट वालों को आया गुस्सा और उन्होंने कहा कि अब से हम इस एस्टेट जनरल का हिस्सा नहीं हैं, अब हम खुद की एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। 17 जून 1789 को जब थर्ड स्टेट वाले नेशनल असेंबली बनाने हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हॉल लॉक्ड है। दोस्तों, लुई 16 ने हॉल को लॉक कर दिया था ताकि ये नेशनल असेंबली ना बन पाए। अब थर्ड स्टेट वाले और भी ज़्यादा भड़क गए कि तुमने कैसे हॉल को लॉक किया। ये लोग पैलेस ऑफ वर्साय के हॉल में पहुंचे थे जहाँ पर एस्टेट जनरल बुलाई गई थी, तो वहाँ पर हॉल लॉक्ड था, तो इसीलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा भड़क गए और एक टेनिस कोर्ट में पहुँच गए। वहाँ पर जाकर इन्होंने 17 जून 1789 को शपथ ली कि हम अब से नेशनल असेंबली हैं और जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक हम नहीं रुकने वाले। इसी इंसिडेंट को कहा गया टेनिस कोर्ट ओथ। अब दोस्तों, नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट तो था ही और साथ ही कुछ क्लर्जीज और नोबिलिटीज़ भी नेशनल असेंबली में शामिल हो गए जिनके पास कम पैसा था, कम पावर थी। उन्हें उधर फ़ायदा नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो इधर शामिल हो गए।
और कहा कि अब हम नेशनल असेंबली का हिस्सा हैं, हम नेशनल असेंबली के साथ हैं। अब किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए कि अब मेरा क्या होगा। अरे इन लोगों ने तो खुद की गवर्नमेंट बना ली है। अगर इन्होंने मुझे गद्दी से हटा दिया तो मैं वसाई में मौज कैसे करूँगा? मैरी अपनी 300 ड्रेसेस कैसे बनवाएगी? तो 27 जून 1789 को राजा ने इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया और कोई चारा ही नहीं था उनके पास। अब जब पार्लियामेंट में बैठक होती थी तो लेफ्ट साइड में थर्ड स्टेट बैठता था जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी चाहते थे, रिवॉल्यूशन के सपोर्ट में थे और इसे कहा गया लेफ्ट विंग। और राइट साइड में क्लर्जी और नोबिलिटीज़ बैठते थे जो कि मोनार्की के सपोर्ट में थे कि भाई देश पर राजा का राज होना चाहिए, और इसे कहा गया राइट विंग। जून के महीने में किसानों ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। जब किसानों के पास जमींदार टैक्स वसूलने के लिए गए तो किसानों ने उन्हें डंडे मारकर भगा दिया। एक तो भूखमरी, ऊपर से महंगाई, और आए हो हमसे टैक्स लेने। जहां पर अनाज इकट्ठा करके रखा गया था उन अनाज के भंडारों को किसानों ने लूट लिया। जमींदार के लैंड के जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सभी को उन्होंने जला दिया, स्वाहा। जमींदार बहुत ज़्यादा डर गए और कुछ जमींदार तो अगल बगल की यूरोपियन कंट्रीज में भाग गए जहां पर मोनार्की बहुत ही अच्छे से चल रही थी। कई सारे दंगे होने लगे। लोगों ने कहा कि अब हम नेशनल असेंबली के साथ हैं। हर तरफ दंगे ही दंगे हो रहे थे। लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि लुई 16 को डर लगने लगा था कि ये लोग तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। लुई 16 ने पेरिस में और वसाई के बाहर मिलिट्री को बुलाया। अब जब लोगों को ये बात पता चली कि लुई 16 ने हमारे खिलाफ साजिश करी है, इतनी हिम्मत, लोग 14 जुलाई 1789 को गुस्से में बास्टील के किले पहुंचे। दोस्तों, बास्टील का किला बहुत ही पुराना किला था जिसे अब जेल की तरह यूज़ किया जाता था। फ्रांस के राजा जिसे चाहते उसे इस किले में कैद कर देते थे। लोगों को ये खबर भी मिली थी कि इस किले में बहुत सारे हथियार और गन पाउडर है जिसे आप लोग रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हो। लोग गुस्से में किले पर पहुंचे और पूरे किले को तोड़ डाला। वहाँ 7 कैदी मिले, उन्हें रिहा कर दिया। लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि पूरा किला तहस नहस कर दिया। आज की डेट में उस किले का नामो निशान तक नहीं है। आज के टाइम में 14 जुलाई को बास्टील डे को फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ था गाइस। नेशनल असेंबली बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। अब राजा के लोग भी इस नेशनल असेंबली की बात मानने लगे थे। 9 जुलाई 1789 को ये नेशनल असेंबली बन गई नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि अब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इसीलिए ये नेशनल असेंबली नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। इस नई असेंबली ने फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और इन्होंने कहा कि अब से हर कोई सेम टैक्स देगा, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा टैक्स देने में, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। और 1/3 क्लर्जी को कहा गया कि अब से आप क्लर्जी नहीं हैं बल्कि सिविल ऑफिसर्स हैं। इससे क्लर्जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। अब नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसके अकॉर्डिंग राजा रूल करे। अभी तक राजा मनमानी कर रहे थे और अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अभी तक जनता कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाह रही थी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसके अकॉर्डिंग राजा रूल करे। 26 अगस्त 1789 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था बल्कि एक डॉक्यूमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही था। इसमें 17 आर्टिकल्स थे जिसमें ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई थी। एनलाइटनमेंट एज के बहुत सारे आइडियाज़ इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिले, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में वुमेन और स्लेव्स के लिए कोई भी राइट्स नहीं थे। लुई 16 ने इस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। ब्रेड की कमी से, खाने की कमी से, महंगाई से परेशान होकर 5 अक्टूबर 1789 को 7000 औरतें इकट्ठा हुई और 6 घंटे तक पैदल चलकर वसाई के किले पहुंची। और रास्ते में उन्हें कुछ सोल्जर्स और आदमी भी मिले जो उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होकर उनमें शामिल हो गए। इस इवेंट को कहा गया मार्च ऑफ वसाई। राजा तो आराम से वसाई में आराम कर रहे थे। अब एकदम से हजारों औरतों को देखकर बेचारे राजा चकरा गए। ये औरतें अपनी परेशानियां बताने लगी और इन्होंने कहा कि राजा, अब आप हमारे साथ पेरिस में रहेंगे ताकि आप हमारे दुख दर्द को देख सकें। हम लोग कैसे मर मर के जी रहे हैं, हम लोग की हालत क्या हो गई है, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको महसूस होगा कि दर्द क्या होता है। 1790 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका था। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब लोगों के आइडियाज़ में भी डिफरेंस आने लग गए। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इसीलिए लोगों ने अपने अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लिए। 2 मोस्ट फेमस पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, एक थे जैकोबिन्स और एक था जिरोंडिन्स। और वुमेन्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, इसीलिए वुमेन ने भी अपना एक अलग ग्रुप बनाया, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। जैकोबिन क्लब में मेनली पुअर क्लास के लोग थे, वर्कर्स थे, किसान थे। इनका मानना था कि जो नेशनल असेंबली की सारी पावर थी वो मिडिल क्लास लोगों ने यानी कि बुर्जवासी ने हथिया ली थी और यही लोग फ़ायदे में थे और हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनके लीडर मैक्सिमिलियन दे रॉबेस्पियर थे।
जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जैकोबिन क्लब्स के मेंबर फुल पैंट्स पहनते थे, यानी कि इन्हें देखते ही पता चल जाता था कि इस बंदे ने फुल पैंट पहनी है तो ये जैकोबिन क्लब का मेंबर है। और उस फुल पैंट को ये कहा जाता था, नाम बड़ा ही टफ सा है, मैं नाम नहीं लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खाली यही लोग फुल पैंट्स पहनते थे? तो देखिए, उस टाइम जो पैसे वाले लोग थे वो ब्रेचेस पहनते थे। ब्रेचेस हाफ पैंट को कहते थे और ये बहुत ही महंगी होती थी। गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए वो फुल पैंट्स को पहनते थे। अब सितंबर 1791 में नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई लेजिस्लेटिव असेंबली। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनकर तैयार हो गया। बाप रे, कितने कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन का कहना था कि किंग स्टेट के हेड रहेंगे। ये सिस्टम फेल हो गया क्योंकि जेरोंडिन्स की कुछ अलग राय थी और जैकोबिन्स कुछ अलग बोल रहे थे, तो इसीलिए ये सिस्टम फेल हो गया। और हाँ, लुई 16 छुपकर दूसरे राजाओं से मदद मांग रहे थे। अब अगल बगल के राजा भी डरे हुए थे कि फ्रांस के जैसा हमारे साथ ना हो जाए, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने मिलकर फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए एक डिक्लेरेशन साइन किया, डिक्लेरेशन ऑफ पिलनेट्स। अब इतना सुनकर फ्रांस के लोग बौखला गए। अच्छा राजा जी, चुपके चुपके मदद मांगी जा रही है। फ्रांस ने अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रशिया दोनों पर अटैक कर दिया। 1792 में फ्रांस ने मोनार्की यानी कि राजा के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया और फ्रांस एक रिपब्लिक देश बन गया। वाओ। राजा रानी का क्या हुआ? राजा रानी गए जेल। फिर जनवरी 1793 में किंग लुई 16 को गिलोटिन कर दिया गया। गाइज, उस टाइम पर फांसी नहीं होती थी, उस टाइम पर गिलोटिन किया जाता था। गिलोटिन एक ऐसी मशीन थी जिसमें ऊपर से ब्लेड तेजी से आता था और खचाक से गर्दन शरीर से अलग हो जाती थी। फांसी में इंसान काफ़ी देर तक तड़पता रहता है, इसीलिए इस मशीन को बनाया गया था जिसमें सेकेंड्स में डेथ हो जाती है। तो राजा लुई 16 को गिलोटिन किया गया था, मतलब राजा को इन्होंने फाइनली मार ही डाला, मार डाला। अब भैया राजा को मारा है, हर तरफ तहलका ही तहलका मच गया। ब्रिटिश, डच और स्पेन ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ मिलकर एक कोलिशन बनाया, एक गठबंधन बनाया फ्रांस को हराने के लिए। इस कोलिशन को द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन कहा गया। अब दोस्तों, फ्रांस का सारा कंट्रोल था जैकोबिन्स के हाथ में। जैकोबिन्स का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन दे रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर के हाथ में पूरी पावर आ गई थी। रॉबेस्पियर ने सोचा कि फ्रांस को रिपब्लिक रखने के लिए, आज़ाद रखने के लिए हमें मोनार्की के सारे सपोर्टर्स को खल्लास करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, वरना वो सपोर्टर्स मोनार्की को, राजा के शासन को वापस ले आएंगे। तो इनको डर था कि कहीं ये आज़ादी छीन ना जाए, इसीलिए इन्होंने मोनार्की के सपोर्टर्स को मरवाना शुरू कर दिया। प्रूफ मिले ना मिले, बस शक की बुनियाद पर लोगों को मार दिया जाता था कि ये बंदा मोनार्की को शायद सपोर्ट करता है, तो बस इसे उड़ा दो। दोस्तों, मासूमों का बहुत ही ज़्यादा खून बहा। लगभग 16,000 से भी ज़्यादा लोगों को गिलोटिन किया गया। कितना बड़ा नंबर है ये, मतलब सिर्फ शक की बुनियाद पर रोज़ 50 से भी ज़्यादा लोगों को गिलोटिन किया गया। तो इसीलिए लुई 16 की डेथ के बाद जून 1793 से जुलाई 1794 तक आतंक का काल था। इस टाइम पीरियड को द रीन ऑफ टेरर का नाम दिया गया। किसी की भी जान का कोई भरोसा नहीं था कि कब किसे मार दिया जाए। और हाँ, वो जो खर्चीली क्वीन थी मैरी एंटोनेट, वो अभी तक जेल में बंद थी, उन्हें भी इसी टाइम में गिलोटिन कर दिया गया। दोस्तों, रॉबेस्पियर ने चर्चेस को भी डिस्ट्रॉय करवा दिया और कुछ चर्चेस को बंद कर दिया। इतनी भयानक हालत कर दी रॉबेस्पियर ने फ्रांस की। एक पुअर क्लास से निकले हुए बंदे ने, रॉबेस्पियर ने इतनी बुरी हालत, इतनी भयानक कंडीशन में फ्रांस को पहुंचा दिया। दोस्तों, रॉबेस्पियर ने स्लेवरी ख़त्म कर दी थी और अपना एक नया कैलेंडर लॉन्च किया था जिसमें एक दिन में 10 घंटे, एक घंटे में 100 मिनट और एक हफ्ते में 10 दिन होते थे। बस रॉबेस्पियर के टाइम तक इस टफ कैलेंडर को फॉलो किया गया और रॉबेस्पियर की डेथ के बाद इस टफ कैलेंडर को टाटा बाय बाय कर दिया गया। फ्रांस में इतनी ज़्यादा उथल पुथल होने की वजह से खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा किल्लत थी। ऊपर से रॉबेस्पियर बेचारे गाँव के लोगों का हिस्सा मारकर अपने सोल्जर्स का पेट भरवाता था ताकि इसकी पावर बनी रहे। मिलिट्री होगी तभी तो पावर होगी। अब फाइनली लोग जैकोबिन से बुरी तरह से थक चुके थे। अब दोस्तों, जैकोबिन से सत्ता ले ली गई और फाइनली 16,000 से भी ज़्यादा लोगों को मारने वाले मैक्सिमिलियन दे रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन कर दिया गया। अब दोस्तों, 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का राज था। 1795 में दोस्तों फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब सत्ता थी मिडिल क्लास के हाथ में। इनका ये रूल था कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी वो वोट नहीं दे सकता, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है वो ही वोट देगा। इस डायरेक्टरी में 2 हाउसेस थे जिसमें 5 डायरेक्टर्स थे और ये पांचों डायरेक्टर्स आपस में एक दूसरे पर कंट्रोल रखते थे। कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपने देखा ही ना कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या हाल किया था। ये डायरेक्टरी भी ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाई क्योंकि इनके मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्ट थे अपने काम को लेकर। अब मिडिल क्लास से एक जनरल था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट।
वो गठबंधन याद है ना आपको, ब्रिटिश, डच, स्पेन, ऑस्ट्रिया और प्रशिया का, जो फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा था। इतने बड़े गठबंधन को, इतने बड़े कोलिशन को नेपोलियन ने हरा दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। अब नेपोलियन ने डायरेक्टरी को टाटा बाय बाय कर दिया, हटा दिया और द कॉन्सुलेट की सत्ता घोषित कर दी कि अब से द कॉन्सुलेट राज करेगी। द कॉन्सुलेट ने 1799 से 1804 तक राज किया। इसमें 3 कॉन्सुल थे। कॉन्सुल यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इन 3 कॉन्सुल में से पहला कॉन्सुल नेपोलियन था। अब 1804 में द कॉन्सुलेट का राज भी ख़त्म हो गया और 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया कि अब से मैं राजा हूँ और आपके ऊपर राज करूँगा। काफ़ी सालों तक नेपोलियन ने राज किया। नेपोलियन का शासन काफ़ी अच्छा था। वो हर चीज़ को इक्वली ट्रीट करते थे। जो चर्च मैक्सिमिलियन ने बंद कर दिए थे उसे नेपोलियन ने फिर से खोल दिए ताकि लोगों की आस्थाओं को ठेस ना पहुँचे। नोबिलिटी और चर्च की पावर्स कम हो गई। अब ये लोग स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। अब राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन वुमेन, स्लेव्स, फार्मर्स और वर्कर्स की कंडीशन में कुछ खास सुधार नहीं आया। नेपोलियन की डेथ के बाद 1815 में बॉर्बन डायनेस्टी फिर से आ गई। अब फ़ायदा क्या निकला रुबीना? बहुत फ़ायदा निकला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इतने सारे आइडियाज़ उभर कर आए दुनिया भर में कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन लिखा है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारे इंडिया में जो सिस्टम चला आ रहा है डेमोक्रेसी, उसका आइडिया भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही देन है। लोगों के पास लिबर्टी होनी चाहिए, ये आइडिया भी यहीं से आया। बस सबसे बड़ा और ख़तरनाक ड्रॉबैक ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा खून बहा। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे खतरनाक इंसिडेंट कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, मुझे मिलियंस तक पहुंचना है प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।